लॉज से, डिफरेंट एक्ट से, चाहे जो भी सेक्शंस थे इंडिया में मेजॉरिटी सेक्शंस क्या थे, या थे जमींदार या थे पेजेंट्स। तो बहुत ही फ्यू नंबर ऑफ बिजनेसमैन हुआ करते थे, वो भी रूल कर रहा था। कौन? ब्रिटिश रूल कर रहा था। कैसे? जो यहाँ के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे, ठीक है, उन्हीं के मुकाबले में अपने गुड्स लेके आते थे यहाँ पे। जो यहाँ के गुड्स होते थे वो डिक्लाइन हो रहे थे। तो तीनों सेक्शन, चाहे वो जमींदार थे इंडिया में, चाहे वो द बिजनेस क्लास, चाहे वो हो, या पेजेंट्स थे, तीनों क्लासेस क्या हो रहे थे? दे वर हार्मिंग द थ्री क्लासेस, जिसकी वजह से एंगर अंदर बिल्ड होता गया इन ऑल ऑफ द क्लासेस, चाहे वो प्रेजेंट्स थे, जमींदार थे या बिजनेसमैन थे। तो सब में जो एंगर था वो जब जमा हो गया, तो जब वो उसने अपना शेप लिया, दैट टुक शेप इनटू द फॉर्म ऑफ रिवोल्ट। उसी को हम फेमस ही कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। सो ये रिवोल्ट जो है, ये यू कैन से द रिजल्ट ऑफ मेनी इवेंट्स है। यू कांट से कि कोई एक रीजन था इसके लिए कि जिसकी वजह से अभी तक जो भी हमने रिवोल्ट्स देखे, जो भी हमने किंगडम्स के बीच में रिवोल्ट्स देखे, कुछ ना कुछ एक या दो रीजंस हुआ करते थे उसके। और जो लास्ट रीजन हुआ करता था, जिसे हम कहते थे लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो अभी तक हो रहा था। लेकिन इस रिवोल्ट के लिए कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था। इट वाज द ग्रुप ऑफ दैट द इवेंट्स, जिन इवेंट्स की वजह से एंगर धीरे धीरे बिल्ड होता गया और एक साथ फिर निकल गया किसमें? रिवोल्ट ऑफ 1857 में। ठीक है, तो अब इसमें लिखेंगे द ईयर 1857, द ईयर 1857, the year 1857 in the history of modern India, the year 1857 in the history of modern India, in the history of modern India, marked the beginning of new era, marked the beginning of new era, marked the beginning of new era. Next, like it witnessed the culmination of century long tradition of popular resistance to the British domination, in the form of a great revolt, which nearly swept away the British rule, So we're ending up next, causes of the revolt. Causes of the revolt. Causes of the revolt. So I'm looking at the causes are so inextricably inextricably woven together that it is difficult to determine the sequence in which they arose. Determine the sequence in which they arose. Next, like it, there was fateful combination of circumstances
There was fateful combination of circumstances. In 1857, which did not appear in the past, and tended to recur in the future. Recur, R-E-C-U-R. तो I mentioned कि जो ये different reasons थे, it was a combination of the reasons which led to the revolt of 1857. So one by one we will discuss all these reasons जिनकी वजह से revolt जो है उसके लिए माहौल तैयार हो गया, और end पे in the 1857 10th of May, it was the day when this all started, when the sepoys started it, when they mutinied against the British government, against the British people, or you can say against the English East India Company. So पहले जो causes थे वो कौन से थे? Military causes. Military causes में सबसे पहले क्या था? The issue of gun was there. अभी तक 1857 तक जो gun use हो रही थी, that was this was the gun which was being used by the army of the British East India Company. उस आर्मी में मेजॉरिटी कौन थे? हमने परसों भी देखा था 86% of कौन थे? इंडियंस ही थे. Only 14% of the army was composed of the British people. तो 86% जब मेजॉरिटी वही थे तो ये गन इसीलिए इशू बन गया. This was the gun which was being used first. इसी को चेंज किया 1857 में. अब जो नई राइफल आएगी that was एनफील्ड राइफल क्यों इंट्रोड्यूस की गई? फॉर इट्स लॉन्ग रेंज. उस टाइम पे हर कोई चाहता था कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम में आए, बिकॉज दैट वाज अ स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी. हमने देखा कि जो भी, चाहे वो मराठास थे, चाहे वो मुगल्स थे, चाहे वो बाकी जो भी मैसूर, व्हाटएवर द स्टेट्स वर देयर, उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? क्योंकि आर्मी जो थी वो इक्विप नहीं थी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से. वो बस उन्हीं अपने पुराने तरीकों से लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए वो हार रहे थे इन फ्रंट ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. सो दे वर ऑलवेज ट्राइंग टू अपग्रेड द टेक्नोलॉजी. सो दैट वाज आल्सो दैट मूव कि अपग्रेड हो रहा था गन की रेंज. इस गन की रेंज उतनी नहीं थी, तो ये जो नया गन लाया जा रहा था, इस गन की रेंज काफी ज्यादा थी. जब ये इंट्रोड्यूस किया गया, प्रॉब्लम क्या थी इसमें कि इसका एक कार्ट्रिज हुआ करता था. जब इसको लोड करते थे, अब देखो गन्स को कैसे, आजकल जो गन्स होते हैं AK-47 उसमें क्या मैगजीन होती है, दैट मींस लोड आप मैगजीन से करते हो, तो इसको भी कुछ वैसे ही करना पड़ता था. बट उस मैगजीन को लोड करने से पहले दे हैव टू बाइट इट, ठीक है, मुंह से उसका कार्ट्रिज का पेपर काटना पड़ता था, फिर जाके वो लोड होता था गन में. अब उस टाइम पे जो यू कैन से दैट एक टाइप ऑफ जो न्यूज फैली थी कि इस कार्ट्रिज में जो है इसमें फैट लगा हुआ है, ठीक है. तो किस किस का? या तो बोल रहे थे काउ और पिग. तो दोनों ही कंट्रोवर्शियल थे. अब जो 86% आर्मी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, कौन थे? इंडियंस थे. उसमें से मान लो चलो 30% मुस्लिम्स रख लो, 50% आप रख लो कौन? हिंदूज. पर दोनों सेक्शंस थे उसमें. सो इशू ये दोनों के लिए था. दिस वाज द इशू फॉर हिंदूज, दिस वाज द इशू फॉर Muslims. So 86% of army rejected to bite that cartridge and they refused to use this gun. That became the first issue जिस पे create हो गया revolt of 1857. ठीक है, तो अब लिखेंगे इसमें Number 1, the replacement of old musket brown bess. ये गन का नाम था. You can write in the brackets, it's a gun. With the new Enfield rifle, for its longer range, and greater accuracy, created the issue.
for its longer range and greater accuracy created the issue. इसी में नेक्स्ट लिखेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट नहीं, ये इसी का कंटिन्यूएशन रहेगा. नेक्स्ट, Sepoys had to load this new rifle. Sepoys, S-E-P-O-Y-S. Sepoys had to load the new rifle. After biting a paper of a new rifle after biting a paper of a greased cartridge. A paper of a greased cartridge, G-R-E-A-S-E-D, greased cartridge, C-A-R-T-R-I-D-G-E, R-I-D-G-E, cartridge, C-A-R-T-R-I-D-G-E, cartridge, and it was alleged A-L-L-E-G-E-D, alleged that grease was being made by fat of pig or cow. Fat of pig or cow. नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू करेंगे या नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लिखेंगे. It provoked the religious sentiments of Hindus and Muslims alike. And it brought about the united resistance against the British, and thus provided immediate cause of the revolt. नेक्स्ट मिलिट्री कॉज ही क्या था. अब देखो मिलिट्री कॉज बहुत सारे थे. इट वाज नॉट जस्ट वन कॉज कि गन का इशू था, एनफील्ड राइफल, और भी बहुत कुछ हो रहा था मिलिट्री में, जिसकी वजह से सेपॉयज में इतना एंगर अंदर बन चुका था कि दे वर रेडी फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857. इनफैक्ट इन्होंने शुरू किया. इट वाज बाय सेपॉयज ऑफ इंडियन नेचर, जो इंडियन आर्मी थी जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिन्होंने शुरू किया रिवोल्ट. लेकिन शुरू करने के लिए बहुत सारे रीजंस थे. वन ऑफ द रीजंस वाज दिस द गन एनफील्ड, और ये लास्ट रीजन था. इसके बाद ही रिवोल्ट शुरू हो गया था. इससे पहले जो सेंटिमेंट्स हर्ट किए गए थे एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डिफरेंट सेपॉयज, चाहे वो हिंदूज हो या मुस्लिम्स हो, वो डिफरेंट रीजंस थे. फॉर एग्जांपल, देयर वाज एन ऑर्डर व्हिच वाज टर्म्ड एज एनलिस्टमेंट ऑर्डर. ये किसने लाया था? इट वाज ब्रॉट बाय लॉर्ड कैनिंग. He was one of the viceroys of this, you can say Governor General of the British East India Company. इसने एक ऑर्डर निकाला था, that was enlistment order. ये ऑर्डर था क्या कि इस ऑर्डर के हिसाब से जहां पे भी इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, they had to go there. They can't refuse that duty. तो इसी चक्कर में क्या करते थे, अगर इंडियन कोस्ट था, they were being sent to the South East Asia, इस साइड से, और यहां जहां पे इनका मन करता इनको भेजते थे through the sea route. That was the best route for the army. और उस टाइम पे जो इंडियन बिलीफ्स थे, उनको ये लगता था कि अगर अपनी लैंड को छोड़ रहे हैं तो शायद हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं. उनका बिलीफ था
कि अगर हम किसी और लैंड पे जाएंगे तो हमारा धर्म भी चेंज हो रहा है उसके साथ साथ। तो उस टाइम पे जो आर्मी थी, जो खासकर हिंदूज थे, उनको ये लगता था कि ये हमें जानबूझ के भेजते इन जगहों पे ताकि हम एम्ब्रेस करें क्रिश्चियनिटी को, बिकॉज ब्रिटिशर्स क्या थे, क्रिश्चियंस ही थे। तो वो भी एक गुस्सा बन गया था, दैट वाज एनलिस्टमेंट ऑर्डर। ठीक है, बस इतना इश्यू था कि इनको लग रहा था कि इनका धर्म जो है भ्रष्ट हो रहा है। भ्रष्ट कैसे? अगर हम किसी और लैंड पे जा रहे हैं, क्रिश्चियंस के बीच में जा रहे हैं, तो हम भी शायद क्या बन रहे हैं, क्रिश्चियंस। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, तीसरा चीज जो मिलिट्री कॉज में था वो ये था सैलरी, इश्यू ऑफ सैलरी। 14% कौन थे? ब्रिटिश वाले लोग जो आर्मी में काम कर रहे थे, और बाकी कितने थे? 86 कहां के? इंडियंस थे। इंडियंस वर हैविंग 1/3 ऑफ सैलरी ऑफ ब्रिटिश, 1/3। आप समझ के, अगर 1 लाख रुपए ब्रिटिश सिपाही की है तो 33,000 इंडियन सिपाही की है। दैट वाज अ डिस्क्रिमिनेशन, दैट वाज आल्सो बिल्डिंग दैट एंगर बिटवीन द सिपाहीज, जिसकी वजह से वो मजबूर हो गए रिवोल्ट करने के लिए अगेंस्ट दी ब्रिटिश। इतना ही नहीं हो रहा था, बस सैलरी में ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, देयर वाज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आल्सो। जो 14% ब्रिटिशर्स थे, दे वर द व्हाइट पीपल, सो दे वर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर विद द इंडियंस, चाहे वो मुस्लिम्स थे या हिंदूज थे, दे वर डिस्क्रिमिनेटिंग विद एवरी सेक्शन ऑफ द आर्मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। समझ गया? तो आप लिखेंगे नेक्स्ट नंबर 2। सेकेंड रीजन आप लिखेंगे द एनलिस्टमेंट ऑर्डर ऑफ 1856। द एनलिस्टमेंट order of 1856, you can write in brackets that किसने लाया था? लॉर्ड कैनिंग। अब देखो, जो भी हम बीच में पढ़ रहे कि किसने क्या इंट्रोड्यूस किया, मैं आपको यहीं साथ साथ बता रहा हूं। इनफैक्ट वी विल हैव दिस बी हैविंग दिस सेपरेट क्लास फॉर द गवर्नर जनरल्स, किस गवर्नर जनरल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे हम फिर देखेंगे वॉइस रॉयज का। अभी तक वॉइस रॉयज नहीं थे। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म हो जाएगा, इंडिया किसके अंडर आएगा? क्राउन रूल के अंदर, फिर वॉइस रॉयज आएंगे। अभी तक जो भी हमने देखा, कौन देखे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो भी गवर्नर जनरल है यहाँ पे, जितने भी रहे, राइट फ्रॉम द फर्स्ट गवर्नर जनरल जो 1773 से हमने देखा था, वहां से पूरा जो एंड तक रहा 1856 तक जो गवर्नर, या 57 तक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वी विल सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी गवर्नर जनरल फॉर द सेक ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो आप लिखेंगे नेक्स्ट दिस, हाँ इसी में लिखेंगे द एनलिस्टमेंट ऑर्डर ऑफ 1856 इन ब्रैकेट्स बाय लॉर्ड कैनिंग मेड इट obligatory on the part of sepoys, made it obligatory on the part of sepoys, sepoys, on the part of sepoys to go on duty, wherever ordered, to go on duty wherever ordered, इसी के साथ नेक्स्ट लिखेंगे sepoys started to suspect that sepoys started to suspect that the government intended to force them all to embrace Christianity, embrace Christianity. थर्ड लिखेंगे आप नंबर 3, on professional level, Indian sepoys were paid 1/3 of the salary, 1/3 of the salary of an European spy, 1/3 of the salary of an European spy. Moreover, there was racial discrimination
there was racial discrimination in the matters of promotion. There was racial discrimination in the matters of promotion. In the matters of promotion, and they were roughly treated. And they were roughly treated, comma, abused. They were roughly treated, comma, abused and humiliated. Abused and humiliated. And humiliated. इसके बाद जो नेक्स्ट मिलिट्री कॉज था वो ये था कि धीरे धीरे ब्रिटिश जो है एक्सपेंशन कर रहा था. हमने देखा डिफरेंट एरियाज में, मैसूर हो, मराठास हो, बंगाल हो, तो जो भी एरियाज इनके अंडर आ रहे थे दैट मींस उनकी टेरिटरी एक्सपैंड हो रही थी. जहां जहां पे सब्सिडी अलायंस, वहां इनको अपने सिपॉइज भेजने पड़ते थे. आर्मी, हमने देखा था जहां भी सब्सिडी अलायंस होता था वहां पे अपनी आर्मी भेजते थे. उनके कोर्ट में हो या उनके पूरी उस टेरिटरी में आर्मी अपनी पोस्ट करते थे वहां पे. जिनको सैलरी कौन देते थे तब? दी किंगडम. वो उनको सैलरी देते थे, उतनी सैलरी जितना कौन देती थी? कंपनी. कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता था उनको. वो बताते थे इनको दैट हम इनकी सैलरी जो दे रहे थे वो ये दे रहे थे, ये अब आप पे करोगे. लेकिन उस टाइम पे जो ये एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी हो रही थी, ये दूर दूर जगहों पे भेज रहे थे किनको? टू दी सिपॉइज विदाउट एक्स्ट्रा दैट सैलरी. उस टाइम पे जो आर्मी थी, इंडियन आर्मी, वो उसको कहते थे एक्स्ट्रा भत्ता. ये इनको नहीं मिलता था, तो इसकी डिमांड कर रहे थे अगर आप हमें दूर बेच रहे हो वी शुड बी गिवन दैट अलाउंस. आजकल भी देखो, आजकल क्या है, डिफरेंट अलाउंसेस होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए. जो सिटी में रह रहे हैं उनके लिए सिटी अलाउंस होता है, जिनको दूर कहीं बेचते हैं उनको एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं. ऐसे ही कोई जाता नहीं है. तो हु एवर गोज टू, जितना वो दूर चले जाता है उतने ही अलाउंसेस ज्यादा होते हैं उस चीज के. तो इनके साथ लेकिन ऐसा नहीं था. इनको एक तो दूर, अपने घरों से दूर भेज रहे थे टू सर्व फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विदाउट दी एक्स्ट्रा भत्ता. दैट मींस एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिल रही थी इनको. ये भी एक रीजन बन गया जिसकी वजह से बहुत गुस्सा अंदर बिल्ड हो रहा था, विच लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857. इनफैक्ट इतना ही नहीं, चलो मान लिया कि ये नहीं दे रहे थे, इसके बाद एक और एक्ट लाया किसने? खुद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने. दैट वाज पोस्ट ऑफिस एक्ट. इस पोस्ट ऑफिस एक्ट के साथ एक तो दूर भेजा इनको. इस एक्ट में क्या था? जो इंडियन सिपॉइज है, चाहे वो हिंदूज हो या मुस्लिम्स हो, उनके लिए फ्री पोस्टेज नहीं है. अगर वो घर चिट्ठी भेज रहे हैं, उस टाइम पे वही था, मोड ऑफ कम्युनिकेशन वाज दैट टू सेंड द लेटर्स टू योर होम. अगर वो पोस्ट के थ्रू चिट्ठी भेज रहे हैं, दे वर बीइंग चार्ज्ड. इससे जब ये एक्ट नहीं था तब वो फ्री बेचते थे, क्योंकि सारे सिपॉइज थे, चाहे वो यूरोपियंस थे चाहे वो इंडियंस थे, एवरीवन वाज ग्रांटेड द राइट दैट दे कैन सेंड फ्री लेटर्स टू द होम्स. बट जो ये एक्ट इंट्रोड्यूस हो गया, इस एक्ट ने क्या किया? इट एक्चुअली चेंज द सिनेरियो. इन 1854 इट हैपेंड दैट what it did, जो इंडियन नेचर के सिपॉइज थे, चाहे वो हिंदूज थे या मुस्लिम्स थे, they were being charged for the letters. तो वही था पोस्ट ऑफिस एक्ट. सो एक तो पहले गुस्सा इसकी वजह से बिल्ड हो चुका था कि हमें दूर भेज रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दे रहे, उस पर हमारे ही पैसे ले रहे हैं, किस पे? पोस्ट चार्ज के लिए, अगर हम चिट्ठियां भेज रहे हैं घर पे. तो ये भी बन गया एक रीजन किसके लिए? फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857. तो आप लिखेंगे नंबर फोर्थ, ड्यू टू द expansion of British dominion, sepoys were required to serve in areas far from their homes, without any extra bhatta. ब्रैकेट्स में इसका मतलब क्या होता है? अलाउंस. इसके लिए टर्म ही ये थी that we require that extra bhatta for serving into the far-flung areas. Next, section number 5. In 1854, the Post Office Act was passed. In 1854,
The Post Office Act was passed. The Post Office Act was passed, which withdrew the free postage, privilege, which withdrew the free postage privilege of sepoys. Free postage privilege of sepoys. Of sepoys. इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन बना, जो मिलिट्री में ही था, इनसाइड द मिलिट्री, वी हैवंट फिनिश्ड द मिलिट्री रीजंस. हम हर एक रीजन को अलग अलग डिस्कस करेंगे. मिलिट्री हो, सोशियो इकोनॉमिक हो, सोसाइटल रीजन जो है, ये हर एक एज अ क्वेश्चन आता है. फॉर एग्जाम्पल, यू विल बी आस्क्ड दैट व्हाट वर द मिलिट्री कॉजेज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857. तो इसीलिए वी हैव टू गो थ्रू द एवरी कॉज सेपरेटली. So it was the other cause with the military that majority of the soldiers were recruited from two areas. देखिए इंडिया का जो ये कौन सा रिवर एंटर होता है यहां पे, कौन सा रिवर है ये? नॉर्थ इंडिया. समझ आपको? नॉर्थ इंडिया. ये कौन सा रिवर एंटर होता है और ऐसे जाता है? रिवर गंगा. ठीक है, रिवर गंगा जो था दैट वाज द मोस्ट, इनफैक्ट दैट वाज नॉट, दैट इज द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, उस टाइम पे जो भी ये पार्ट्स होते थे फर्टाइल पार्ट्स से, आज भी अगर हम देखेंगे ऐसा ही कुछ होता है. वहां पे जो है लोग जो रहते हैं, कौन से लोग रहते हैं? जो हाई कास्ट होते हैं. क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन अच्छी खासी होती है, तो ये लो कास्ट लोगों को वहां पे रहने नहीं देते. ज्योग्राफी में एक कंसेप्ट है दैट इज सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स. ठीक है, वी कैन से दैट गो थ्रू द सेटलमेंट्स. आपने पढ़े ज्योग्राफी में सेटलमेंट्स पढ़े आप? ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ी थी ना आपने? जो दूसरे सर आए थे, क्या नाम था? आरिफ सर. फिजिकल तो पहले ही पढ़ चुके थे ना आप. ह्यूमन का कुछ भी नहीं पढ़ा. आपकी तो हालत खराब है फिर, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो मेंस में होते हैं वो ह्यूमन ज्योग्राफी में से आते हैं. मतलब इनफैक्ट दे आर कंसर्न विद इंडिया. ठीक है, अगर फिजिकल में प्रीलिम्स ज्यादा होता है, बट मेंस पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी में होता है. रिसोर्सेज कहाँ पे है, कैसे, क्यों है, ये सब चीजें. और सेटलमेंट्स इंडिया में देखो, सोसाइटी को समझना बहुत जरूरी है फॉर दिस एग्जामिनेशन. एज अ होल मैं कह रहा हूँ कि जब तक सोसाइटी आपको समझ नहीं आएगी कि यहाँ पे कौन कौन से सिस्टम्स चल रहे हैं, तब तक आप आंसर सही से नहीं लिख पाओगे. जब सोसाइटी समझ में आएगी तब प्रॉब्लम समझ में आएंगे. प्रॉब्लम्स एक बार समझ में आए तो आपको खुद आंसर लिखना आएगा कि क्या प्रॉब्लम्स है, और वही आपके आंसर्स होते हैं. टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स, टू से द सॉल्यूशन. सरकार ने अभी तक किया क्या उनके लिए, वो आपको लिखना होता है. व्हेन यू डोंट नो द सेटलमेंट पैटर्न ऑफ इंडिया, कि यहाँ पे कौन कौन से सेटलमेंट्स होते हैं, किसके जगह पे कैसा है, अब समझ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज ए क्लस्टर्ड सेटलमेंट, जहाँ पे लोग एक साथ रहते हैं. उसके रीजंस होते हैं, उसके एग्जांपल्स है कि कौन कौन एरियाज है इंडिया में जहाँ पे क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स होते हैं. सेकंड इज सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स. सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स क्या होते हैं? अगर सेटलमेंट एक था, इसमें काफी लोग रह रहे थे, एक साथ रह रहे थे सब लोग. इसमें क्या होता है, जो हाई कास्ट होते हैं या जो बिजनेस क्लास होता है, वो लो कास्ट को वहां से बाहर निकालता है. ठीक है, दे डोंट लाइक टू दिस, यू कैन से दैट रेजाइड विद द लो कास्ट पीपल. तो लो कास्ट लोग जो है फ्रिंज पे अपने एरियाज देते हैं, फ्रिंज साइड्स. ऐसे टाइप ऑफ सेटलमेंट को कहते हैं सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट. बीच में जो जगह निकलती है, क्लस्टर्ड क्या होता है? ग्रुप पूरा, बीच में कोई जगह नहीं है, ना तो बीच में आपके खेत होंगे, ना तो बीच में आपको कोई पब्लिक पार्क्स होंगे. इट विल बी जस्ट ए क्लस्टर्ड सेटलमेंट, जहां पे बस घर और घर होंगे, वही एक साथ रह रहे हैं. लेकिन सेमी क्लस्टर्ड क्या है? जब कुछ को बाहर निकालते हैं वहां से. और मेन रीजन इंडिया में क्या है? द कास्ट. वी हैव टू नो द इंडियन सोसाइटी एट इट्स ओन. तो यहां पे सबसे मेजर रीजन क्या है? कास्ट है, जिसकी वजह से वहां से लो कास्ट को बाहर निकालते हैं, वो फ्रिंज एरियाज को ले लेते हैं. तो ये कौन सी सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट है? ऐसी सेटलमेंट्स कहां पे होती थी? द टू एरियाज. एक जहां से रिवर गंगा आता था, क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल एरिया था, तो हाई कास्ट ब्राह्मण्स, ठीक है, वो यहां से लो कास्ट को रहने नहीं देते थे. तो एक तो इस पूरी जगह पे डोमिनेटेड कौन थे? ब्राह्मण्स थे. और ये वाला साइड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहां से अक्सर राजपूत रहते थे.
राजपूत भी कौन थे, वो खुद को क्या समझते थे, हाई कास्ट के लोग। तो मेजॉरिटी ऑफ द सोल्जर्स या सिपाही जो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी में रिक्रूट होते थे वो इन्हीं दो एरिया से होते थे, इधर फ्रॉम दिस एरिया जो हाईली फर्टाइल होता था, द गंगा बेसिन, और फ्रॉम दिस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इस एरिया से। अब मेजॉरिटी ऑफ सोल्जर्स यहीं से होते थे, कौन से, इंडियन आर्मी के। तो वहां पे प्रॉब्लम कैसे होती थी, उसी सोल्जर जो उनके सोल्जर्स होते थे वहां पे लो कास्ट के लोग भी सर्व करते थे, और उनको पसंद नहीं था कि हम एक साथ खाना खा रहे। मेस देखो, मिलिट्री का मेस एक ही होता है, ये तब भी था, ये आज भी है। तो एक ही मेस में आपको सारा खाना पड़ता है, सब एक साथ मिलके खाते हैं। तो उस टाइम पे जो ये हाई कास्ट सोल्जर्स थे उनको पसंद नहीं था कि इनके साथ खाना लो कास्ट सोल्जर्स के साथ, जिसकी बेसिस पे हमेशा अंदर लड़ाइयां चलती रहती थी। वो ब्रिटिश से हमेशा नाराज थे दैट हमारा अलग किया जाए, हमारा खाना भी अलग होना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश उस टाइम पे इतने एक्सपेंसेस कहाँ वो इन पे खर्च करते कि इनका अलग सिस्टम रखते हैं। तो they were just treating every soldier same, चाहे वो हाई कास्ट था या लो कास्ट था। लेकिन सिपाहीज में अंदर गुस्सा था इस चीज का कि हमें, जहां पे हम अपने गांव में इनकी तरफ देखते भी नहीं है, द अनटचेबल्स, यहां हमें इनके साथ खाना पड़ रहा है, इनके साथ उतना बैठना पड़ रहा है, यहाँ पे रूम शेयर करना पड़ रहा है। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम फॉर द सिपाही, जिसकी वजह से डिस्कंटेंट क्रिएट हो गया था इन द हार्ट्स ऑफ द सिपाहीज। वो भी एक रीजन बन गया किसके लिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए। ठीक है, आई सजेस्ट यू दैट गो थ्रू दिस ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, खुद से आप पढ़ लो, यू टेक दैट 11th दिस 12th की 2 बुक्स आती है एनसीईआरटी, वो काफी है, नो नीड टू गो कोई और सोर्स मत पढ़ो, काफी छोटी किताब है बट खुद से पढ़ो, वो बहुत हेल्प करती है। बिलीव मी, उसके आप बस ज्योग्राफी के आंसर्स नहीं लिख सकते हो, पॉलिटी में हेल्प करेगा, वो आपकी हिस्ट्री में हेल्प करेगा, वो आपकी इकोनॉमी में हेल्प करेगा, नॉट ओनली इन ज्योग्राफी। सो जो ह्यूमन ज्योग्राफी इंडिया का है, मैं पहले भी कह चुका हूं, स्टार्ट सब कुछ ज्योग्राफी से ही होता है। ज्योग्राफी से अच्छी क्या होती है, इकोनॉमी, इकोनॉमी अगर अच्छी है तो पॉलिटी। तो बेस इज हियर इन ज्योग्राफी। तो उसके लिए आपको ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, उतनी आपको फिजिकल ज्योग्राफी मदद नहीं करेगी जितना आपको ह्यूमन ज्योग्राफी मदद करेगी इन योर मेंस आंसर राइटिंग। चाहे वो कोई भी आंसर आप लिख रहे हो, आप कहीं एथिक्स लिख लो, आप सोसाइटी का पेपर ये क्वेश्चन लिखो, ठीक है, आप सिक्योरिटी का क्वेश्चन लिखो, ठीक है, आप बाकी जो भी है, इकोनॉमी, हिस्ट्री, दिस पॉलिटी, सब में आपको हेल्प करेगा कौन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पे आप देखो, हमने यहाँ पे ये, अगर मैं आपको डायरेक्टली बताता कि इन 2 एरियाज में हाई कास्ट लोग रहते थे, क्यों, क्या रखा था इन 2 एरियाज में, बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी, वो प्रोडक्शन खुद करना चाहते थे, तब ये सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स बन गए। और आप एग्जाम्पल में भी उस बुक में यही देखोगे दैट द राजस्थान एंड कुछ एरियाज यहाँ यूपी के जो है, यहीं पे कौन से सेटलमेंट्स है, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स है, समझ क्या। तो और लेकिन रीजन क्या था उसके लिए, हाई कास्ट और लोग जो इंडियन दिस आर्मी में जो है, इंडियन ओरिजिन आर्मी जो थी किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी में, वहां पे अगर बीच में टसल चल रहा था, वो चल रहा था बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट। देखेंगे आप नेक्स्ट पॉइंट, 6th वन, मेजॉरिटी ऑफ द रिक्रूट्स, मेजॉरिटी ऑफ द सिपाही रिक्रूट्स, देखेंगे आप, मेजॉरिटी ऑफ द सिपाही रिक्रूट्स, मेजॉरिटी ऑफ द सिपाही रिक्रूट्स ऑफ बंगाल आर्मी were drawn from Awadh, and northwest frontier province, Awadh and northwest frontier province, and most of them belonged to high caste, Brahmins and Rajput families, Brahmins and Rajput families, comma, who did not like being treated on par with low caste recruits,
विथ लो कास्ट रिक्रूट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन था मिलिट्री रीजन, कि अभी तक जो है सिपाहीज इनको लगता था कि ब्रिटिश को कभी हराया नहीं जा सकता है। दे वेरी मच फियरफुल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो इनके अंदर मिसकंसेप्शंस थी कि ब्रिटिश बहुत पावरफुल है, वी कैन नेवर एवर गो अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये मिथ कैसे बस्ट हुआ जब रिवर्सेस हो गए, जब ब्रिटिश आर्मी को हराया गया दो जगहों पे। वन वाज इन अफगानिस्तान, अभी तक मैं 1856 तक की बात कर रहा हूं या 1857 तक की बात कर रहा हूं, एक मिलिट्री रिवर्स कहां हो चुका था, अफगानिस्तान में, जहां पे ब्रिटिश आर्मी को हराया गया था। सेकेंड प्लेस वाज क्रीमिया। वेयर इज दिस क्रीमिया? Which sea surrounds Crimea on the southern side? Azov या Black Sea? Black Sea, ठीक है, मेजरली इट्स ब्लैक सी विच सराउंड्स दी क्रीमिया। तो यूक्रेन के साउदर्न साइड से देयर इज क्रीमिया। क्रीमिया बहुत ही कंट्रोवर्शियल पहले भी रह चुका है बिटवीन रशिया एंड दीज कंट्रीज, ठीक है। आपने सुना होगा दैट इससे पहले जो अजरबैजान था वहां भी कंट्रोवर्सीज बहुत थे, और एक जगह थी कौन, आर्मेनिया। तो इनका सारा कॉन्फ्लिक्ट क्रीमिया पे ही था, क्योंकि रशिया ने छीना था क्रीमिया। सो दैट क्रीमिया जहां पे ब्रिटिश आर्मी हुआ करती थी, वहां पे भी रिवर्सल हुआ था इसका ब्रिटिश आर्मी का एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 1856 1857। तो दो जगहों पे जब रिवर्सल ऑफ आर्मी हो चुके थे, इसकी वजह से वो मिथ बस्ट हो गया। इंडियन सोल्जर्स को लगा कि इट्स नॉट यू कैन से दैट टफ टू डिफीट द ब्रिटिश आर्मी, सो वी कैन इजीली गो अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी। तो डर भाग गया दिमाग से। तो दैट वाज आल्सो द रीजन। अगर डर, लेकिन अब देखो कितना भी आप रीजंस दो, लेकिन जब तक डर होता है अंदर आप कुछ नहीं कर पाते हो। आपको कितना भी यू कैन से दैट हौसला दिया जाए कि आप ये करो, जब तक आपका खुद का डर नहीं भागता तब आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो वही डर तब भाग गया जब उन्होंने देखा कि मिलिट्री रिवर्सेस कहां पे हो चुके हैं, अफगानिस्तान और क्रीमिया में। देखिए नेक्स्ट नंबर 7, ब्रिटिश फेस्ड मिलिट्री रिवर्सेस। ब्रिटिश फेस्ड मिलिट्री रिवर्सेस इन अफगानिस्तान। मिलिट्री रिवर्सेस इन अफगानिस्तान एंड क्रीमिया। Military reverses in Afghanistan and Crimea. Next, it brought down the prestige of. It brought down the prestige of British. Prestige of British and generated a spirit of restiveness, spirit of restiveness, 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 that British are not invincible. That British are not invincible. INVINCIBLE. So these all were the military causes for the revolt of 1857. We discussed 7 causes which are sufficient for an answer. If you will be asked about the military causes, so if you are mentioning 5 to 6 causes only, वो भी काफी है. So you are having 7 causes, very much you can say strong causes जो आप देख चुके हो अभी तक. इससे पहले जो हम story देख रहे थे, up to the states, यही सब हो रहा था. We have just repeated those things what was British doing with its army. समझा? Next reasons थे that were economic causes. Economic causes. सबसे पहला रीजन जो था इकोनॉमिक रीजन. अभी हम बिजनेस पे नहीं जाएंगे, बेस पे प्राइमरी एक्टिविटीज. सबसे बेसिक चीज क्या होती है इकोनॉमी की? प्राइमरी एक्टिविटी.
उसी से फिर बनती है सेकेंडरी, सेकेंडरी मींस मैन्युफैक्चरिंग, फिर बनता है टर्शियरी। जब मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है तो यू आर हैविंग द थिंग्स अवेलेबल, तो उन्हीं को फिर उन्हीं चीज़ों को आप डिलीवर करते हो डिफरेंट जगहों, और वही होता है टर्शियरी सेक्टर। जब आजकल देखते हो ऑर्डर करवाते हो थ्रू डिफरेंट साइट्स, दैट इज टर्शियरी सेक्टर। सो वट एवर सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू पीपल, दैट इज टर्शियरी। तो सबसे बेस क्या इकोनॉमी का, प्राइमरी सेक्टर, और ये उसी चीज के लिए था, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। ठीक है, हम जानते 3 रेवेन्यू सेटलमेंट्स थे अंडर द ब्रिटिश, व्हेन ब्रिटिश वाज रूलिंग देयर, दैट वाज परमानेंट, सेकंड वाज राइटवारी, थर्ड वाज महलवारी सिस्टम। तीनों के तीनों एक्सप्लॉयटेटिव थे। वो कैसे एक्सप्लॉयटेटिव थे? सबसे पहले जो ब्रिटिश था उनने एक जो हार्ड रूल बना के रखा था, जो टैक्स पे वक्त पे नहीं करेगा, सनसेट क्लॉज याद है सबको, ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा, जमीन छीनी जाएगी। पहले हम जमींदारों की ही बात करते हैं, तो बहुत सारे जमींदार ऐसे थे जिनसे जमीन छीनी गई थी बिकॉज दे वर नॉट एबल टू पे द टैक्स ऑन टाइम, जिसने एंटेगनाइज किया जमींदार्स को। तो जमींदार क्लास भी क्या हो गया, यू कैन से दैट दे वर इन वेरी मच एंगर अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट जो था, इन्हीं जो फिर पेजेंट्स थे, उनसे हैवी टैक्सेशन ली जाती थी। चाहे जमींदार ले रहे थे परमानेंट सेटलमेंट, वो भी उनसे काफी पैसा एक्सट्रैक्ट करते थे, चाहे फिर डायरेक्ट रॉयतवारी सेटलमेंट या महलवारी सेटलमेंट, उसमें भी हमने देखा था मोर देन 70% वाज एक्सट्रैक्टेड। तो उनमें भी वही गुस्सा बिल्ड हो रहा था कि इतना टैक्स एक्सट्रैक्ट हमसे करते हैं, हमारे पास ये बहुत कम रखते हैं, मीगर अमाउंट हमारे पास होता है, जिससे मुश्किल हम हर रोज अपना जो ये डे इन एंड डे आउट लाइफ हमारी है, बस ये चला पाते हैं। So that was also creating discontent among the peasants. जमींदार से पहली जो उनसे जमीन छीनी गई थी। सेकंड वाज पेजेंट्स, उनसे क्या किया जाता, हैवी टैक्सेशन विड्रॉ किया जाता था, जिसकी वजह से दिस दैट एंगर वाज बिल्डिंग इन दी पेजेंट्स। और इसके बाद जब पेजेंट्स फंसते थे किनके चक्कर में, मनी लेंडर्स के चक्कर में, उसकी वजह से तो और रिवोल्ट्स हो जाते थे फिर कि मनी लेंडर्स से जो पैसा लिया तो वो पैसा वापस चुका नहीं पाते थे कभी, क्योंकि ऐसा होता था कि अब देखो ये पढ़े लिखे होते नहीं थे, मनी लेंडर्स होते थे थोड़े से पढ़े लिखे होते थे। इनफैक्ट उन्होंने रखा भी होता था एक जैसा पर्सन फॉर द हिसाब किताब, क्या बोलते थे, मुंशी कहते थे उसको। ठीक है, मुंशी वाज ऑलवेज देयर, जो फाइल्स रखता था कि किसको कितना दिया। फिर वो कर्जा कभी वापस उतरता ही नहीं था। दे यूज्ड टू गो फॉर द लेबर एक्टिविटीज फॉर दोज मनी लेंडर्स, तो वो उनको जिंदगी भर काम कराते थे, फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर। तो ये सब हरकतें चलती रहती थी, जिसकी वजह से जो पेजेंट्स है इनकी लाइफ मिजरेबल बन चुकी थी। तो जब लाइफ ही मिजरेबल बन गई बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश, इसका रीजन कौन था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उन्होंने ही इस हालत तक पहुंचाया था कि इनको पेजेंट्स को भी, चाहे जमींदार थे या पेजेंट्स थे, तो जो भी डिस्कॉन्टेंट क्रिएट कर रही थी, कौन कर रही थी, कंपनी, जिसकी वजह से ये दोनों सेक्शन जो है, ये दोनों सेक्शंस खिलाफ हो गए किसके, ब्रिटिश के। तो दैट वाज द एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम ऑफ ब्रिटिश व्हिच एंटेगनाइज्ड बोथ सेक्शंस। अब देखो इस जो ये प्राइमरी एक्टिविटी है लैंड रेवेन्यू, इसमें दो ही कंटेंडर्स थे, या तो जमींदार या तो पेजेंट्स, तो दोनों डिस्कॉन्टेंट में थे, दोनों खिलाफ थे किसके, ब्रिटिश के। तो आप लिखेंगे इसमें द वेरियस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स introduced by British meant loss of land for landholders, meant loss of land for landholders, and heavy taxation for zamindars, and cultivators. Heavy taxation for zamindars and cultivators. Next लिखेंगे इसी में आप, the assessments under all the systems were heavy and oppressive. और हमने ये भी देखा था कि जो पहले सेटलमेंट था उसमें कोई रिलीफ नहीं था। रिलीफ इन द सेंस, व्हाट वाज दैट रिलीफ, हाँ, डिजास्टर, कोई ड्रॉट होता, नेचुरल कैलेमिटी आती, इनको तब भी टैक्स देना पड़ता था उतना ही जितना फिक्स हो चुका था।
So they were not being, you can say, provided relief at the time of natural disasters. उसकी वजह से और ज़्यादा गुस्सा बिल्ड हो रहा था किनमें, पेजेंट्स और ज़मींदार में भी इनफैक्ट, क्योंकि ज़मींदार भी कभी गुस्से में आते थे कि फसल की प्रोडक्शन तो हुई नहीं तो पैसा कहाँ से लाया जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे. Moreover, tax was extracted. Moreover, tax was extracted. Tax was extracted even when the crop was fully damaged. Even when the crop was fully damaged. And in such cases, cultivators took loan from local moneylenders. In such cases, cultivators took loan from local moneylenders. Who charged them exorbitant EXORBITANT. Who charged them exorbitant EXORBITANT. Exorbitant interest. Exorbitant interest. तो इन सब रीजंस की वजह से जब पैसे थे ही नहीं ज़मींदार के पास, जब पैसे थे ही नहीं पेजेंट्स के पास, तो जो सॉइल क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही थी, जिसकी वजह से फेमीन्स जो है वो अक्सर आते ही जा रहे थे, सूखा पड़ जाना, क्योंकि ना आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, ना पैसे वो फैसिलिटी अवेल कराने के लिए, ना फर्टिलाइजर्स इंट्रोड्यूस कर पाते हो, जिसकी वजह से लैंड क्वालिटी ख़राब हो रही थी, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा था वहाँ पे, जिसकी वजह से फेमीन्स आ रहे थे. तो फ्रॉम द ईयर 1770 से लेके 1857 तक इस टेन्योर में 12 मेजर फेमीन्स आए थे, 12, और छोटे मोटे तो आते रहते थे. इस सब का रीजन कौन था? खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ऊपर से सब वही पूरा कंट्रोल कर रहे थे. जमींदार भी उन्हीं के अंदर थे और प्रेजेंट्स थे किनके अंदर? जमींदारों के अंदर. ठीक है, फिर हमने जो बाकी सिस्टम्स देखे, फिर वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद ब्रिटिश आए प्रेजेंट्स. बट जो भी सिस्टम्स थे, इसकी वजह से लैंड क्वालिटी खराब हो रही थी, जिसकी वजह से फमीन्स अराइज हो रहे थे, और फमीन्स की वजह से फिर वही जैसा हंगर, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन, और जिसकी वजह से लोग मरते ही जा रहे थे. तो ये सब आपस में कनेक्टेड था, ऑल कनेक्टेड टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. Whatever issues were there with the social life, with the people, with the kids, with the women, with the old age, जो भी थे ये सब किससे कनेक्टेड थे? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कनेक्टेड थे. तो जो फमीन्स थे, इससे बहुत डैमेज होता था, पॉपुलेशन काफी वाइप आउट हो जाती थी इससे. फमीन जब भी आता था तो वही था, पॉपुलेशन वाज बीइंग वाइप्ड आउट. तो विच ऑल्सो क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो लोकल लोग थे उनके अंदर भी बहुत गुस्सा डेवलप हो रहा था, एंड विच लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है, अब लिखेंगे नेक्स्ट. इन द पीरियड बिटवीन 1770 in the period between 1770 and 1857, 1770 and 1857, the decline of peasantry found oppression found expression in 12 major severe famines. Found expression in 12 major severe famines. And many minor famines also.
इकोनॉमिक रीजन नेक्स्ट था, दैट वाज डिस्ट्रक्शन ऑफ destruction of Indian trade, handicraft and industry. इंडियन ट्रेड कैसे डिस्ट्रॉय हो गया? हमने देखा डिफरेंट सिनेरियोज में, जब यहाँ पे रूलर्स लेटर मुगल्स थे या डिफरेंट किंगडम्स थे, यहाँ पे जो स्टेट्स हुआ करते थे, चाहे वो रेबेलियस थे या सक्सेसर्स थे, एवरी टाइम जब भी वॉर होते थे तो एक चीज जरूर मिलती थी ब्रिटिश को, दैट वाज ड्यूटी फ्री ट्रेड. बट वाज ड्यूटी फ्री ट्रेड, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था. दैट वाज द बिगेस्ट, यू कैन से, प्लस पॉइंट फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. जब उनको कंपेयर करते थे, अब देखो जो ब्रिटिश इंडस्ट्री के लोग थे और इंडियन इंडस्ट्री, यहाँ के जो बिजनेसमैन थे, इनको टैक्स देना पड़ता था. ठीक है, जिसकी वजह से इनके गुड्स महंगे मिलते थे, इनकी गुड्स सस्ते मिलते थे. अगर इनका विदाउट टैक्स 10 रुपए का मिलता था, इनका 15 रुपए का मिलता था, एनी गुड. तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ 5 रुपीज हियर. एंड इंडियंस का नेचर तो हम जानते हैं, जहां पे ये मिलेगा वहीं जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से आ रहा है, किसने बनाया है. इस टाइम पे कितना भी अभी की गवर्नमेंट रोके इंडियंस को कि चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदने नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल. अब समझ के देशभक्ति बस 10-20 दिनों की हो सकती है, उसके बाद फिर से आपको उन्हीं प्रोडक्ट्स पे वापस आना पड़ेगा, बिकॉज दे आर द चीपर प्रोडक्ट्स, चाइनीज प्रोडक्ट्स. तो उस टाइम में भी सेम यही था कि इनके साथ कोई टैक्सेशन नहीं था, ये टैक्स पे नहीं करते थे, इसीलिए अपनी चीजें सस्ती बेचते थे. इनको मजबूरी में बेचना पड़ता था 15 रुपए का, क्योंकि इनको टैक्स भी वसूलना लोगों से ही, क्योंकि ये खुद टैक्स भरते, जैसे सिस्टम चलता है बिजनेस का. एट द एंड जो है हम पे टैक्स बर्डन होता है, वी द पीपल. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कभी सुना आपने? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. डेस्टिनेशन कौन है? हम है, द पीपल, द कॉमन पब्लिक. एक तो हमारे घर वाले, आज अगर हम भी कमा रहे हैं, एक तो हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, डिफरेंट टैक्सेशन दे रहे हैं, फिर भी बाकी टैक्स, चाहे हम जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनका भी टैक्स हमसे ही लिया जा रहा है. अब समझते हो? तो वी आर ऑन द टैक्स बर्डन. तो उस टाइम पे लोगों को जो सस्ती चीजें मिलती थी वो वही खरीद रहे थे, तो जिसकी वजह से इंडियन ट्रेड जो है वो सफर हो रहा था. इंडियन ट्रेड वाज डिक्लाइनिंग ड्रास्टिकली ड्यू टू दिस थिंग, क्योंकि ये क्या करते थे, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अपने यहां से लाते थे फ्रॉम ब्रिटेन, यहां बेचते थे सस्ते में वो चीजें. जैसे सेम इस टाइम पे चाइना और इंडिया का सीन आपस में है, वैसे ही उस टाइम पे कौन कर रहा था? ब्रिटेन कर रहा था. दे वर सेलिंग देयर गुड्स चीपर देन द इंडियन गुड्स, जिसकी वजह से इंडियन ट्रेड भी डिक्लाइन हो गया. और हैंडीक्राफ्ट्स ये तो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन होने थे, क्योंकि यहां पे मेजॉरिटी ऑफ द जो चीजें बनती थी वो हाथों से बनती थी और वो हमेशा महंगी मिलती है. लुक एट द कश्मीरी शॉल्स. द शॉल्स व्हिच आर ओन फ्रॉम द हैंड्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव शॉल्स ऑफ कश्मीर. जो मशीन से बने हुए शॉल्स है, काम जो उन पे किया होता है, द डिफरेंट वर्क्स आर देयर, जो कल्चर है कश्मीर का, तो जो मशीन वो उन शॉल्स है वो बहुत सस्ते मिलते. उनका रीजन क्या, वो क्यों महंगे मिलते? जस्ट बिकॉज वो हाथ से काम हो चुका है, हैंडवर्क जिसे कहते हैं. तो वही होता है हैंडीक्राफ्ट. हैंडीक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट ही है, द क्राफ्ट विच हैज बीन परफॉर्म्ड बाय हैंड, दैट इज हैंडीक्राफ्ट. तो जब हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बना रहे थे कौन? इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन ट्रेडर्स. तो जब ये सस्ती चीजें मशीन मेड गुड्स बेच रहे थे ऑन द चीपर कॉस्ट, तो उसकी वजह से इंडियन ट्रेड भी डिक्लाइन हो गया और हैंडीक्राफ्ट भी डिक्लाइन हो गया. ठीक है, तो अब लिखेंगे इसमें, द कंपनी ट्रेडर्स एंजॉयड various privileges. The company traders enjoyed various privileges such as duty-free trade, duty-free trade, which made their goods comparatively cheaper than those of Indian traders
than those of Indian traders who had to pay full duties which made their goods uncompetitive. Which made their goods uncompetitive. और ये दिखा कैसे इस टाइम पे जब इनकी इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री डिक्लाइन हो रही थी या इंडियन ट्रेड डिक्लाइन हो रहा था, उस टाइम पे जो इंडियन बिजनेस क्लास था उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन निकाला था. प्रोक्लेमेशन निकाला क्या होता है? एक ऑर्डर, एक लिस्ट, ये डॉक्यूमेंट बनाया था जिसपे उन्होंने ये लिखा था कि व्हाट हाउ वी आर बीइंग टारगेटेड, हाउ वी हैव बीन टारगेटेड बाय दिस जो हम पे टैक्स लगता है, हमें जो टैक्स बर्डन हम पे है, इसकी वजह से हमारी चीजें जो है बहुत महंगी हो जाती है एज कंपेयर टू दी ब्रिटिश. महंगी नहीं थी, इट वाज जस्ट कि ब्रिटिश वाज सेलिंग देयर गुड्स एट अ चीपर कॉस्ट, जिसकी वजह से लोगों को लगता था ये चीजें यहाँ की चीजें क्या मिलती है, महंगी मिलती है. इस टाइम भी आप देखो द मोर नंबर ऑफ शॉल्स जो बिकते हैं वो कौन से मशीन शॉल्स होते हैं, बहुत ही रेयर निकलते हैं कौन से, जो हैंडवर्क शॉल्स होते हैं, बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लाइक दैट. यहाँ पे अगर यू कैन से बिजनेस क्लास में आता है वो कुछ बहुत ही मीगर पॉपुलेशन है इंडिया में. चाहे कश्मीर की बात करो, यहाँ पे भी आपको 15 से 20 फैमिलीज मिलेंगी जो कि उस रॉयल क्लास में आते हैं, हु आर इन द बिलियंस जस्ट डूइंग देयर ट्रेड एंड कॉमर्स. बाकी 95% ऑफ कश्मीर पॉपुलेशन या इंडिया की भी पॉपुलेशन अगर आप लोग हैं वो कौन है? द मिडिल, हायर, अपर मिडिल क्लास. उसी में फिर लोअर आता है एंड फिर वो पता ही दैट जो नीचे सेक्शन है वो कौन सा है? दैट इज द पुअर क्लास. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किसमें है? यहाँ खासकर कश्मीर की बात कर रहा हूं, द लोअर एंड द हायर मिडिल क्लास, इन दो सेक्शंस में. अब समझ के तो उस टाइम पे यही था इनके साथ. अब जब इनका ये सब डिक्लाइन हो रहा था, द फ्रस्ट्रेशन लेड टू द यू कैन से दैट इशूइंग ऑफ प्रोक्लेमेशन. प्रोक्लेमेशन क्या था? इट वाज एन ऑर्डर जिसकी वजह से हमने लिखा कि हाउ आवर ट्रेड हैज बीन यू कैन से दैट हार्म्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. दैट प्रोक्लेमेशन इज फेमसली नोन एज Azamgarh Proclamation. It was totally related to the decline of Indian industry and handicraft trade. इसमें बस यही लिखा था. इसकी वजह से दिखा कि how frustrated these Indian businessmen are, कैसे जो भी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन किस लेवल तक गई है एंड कैसे दिन ब दिन इंडियन ट्रेड डिक्लाइन हो रहा है. So this proclamation was for that thing, for the sake of trade and industry. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे. The pledgerance, P-E-L-L-I-G-E-R-A-N-C, the pledgerance of Indians was reflected in the Azamgarh Proclamation, of 1857, was reflected in the Azamgarh Proclamation of 1857, which was related to the decline of the Indian handicrafts, trade and industry. Which was related to the decline of Indian handicrafts, trade and industry. Which was related to the decline of the Indian handicrafts, trade and industry. तीसरा इकोनॉमिक रीजन क्या था? कन्फिस्केशन ऑफ रेंट फ्री एस्टेट्स. रेंट फ्री एस्टेट्स क्या होती थी?
एस्टेट का समझते आप, रियल एस्टेट्स आप आजकल देखते हो इकोनॉमिक टर्म रियल एस्टेट्स, व्हाट इज रियल एस्टेट्स? रियल एस्टेट से क्या समझते हो आप? कोई बोलते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, हाँ जी किस में कर रहा हूँ? रियल एस्टेट्स में हूँ मैं। इट्स मोर रिलेटेड टुवर्ड्स द लैंड, ठीक है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज क्रिएट करना, जब बाहर यहाँ पे इतना ज्यादा अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है कॉन्सेप्ट यहाँ पे रियल एस्टेट्स का, पर कश्मीर में अभी उतना ज्यादा, अब सोसाइटीज देखोगे आप यहाँ पे काफी आउटस्कर्ट्स में कुछ सोसाइटीज बनी है जहाँ पे कंपाउंड्स में 5-6 बिल्डिंग्स बनती है। सोसाइटी आप देख चुके होंगे मूवीज में, इंडियन ड्रामा एंड सिनेमा, सोसाइटीज कैसे होती है। द वंस हु आर रिलेटेड टू द सोसाइटीज वही होता है रियल एस्टेट। फ्लैट्स बनाना फिर बेचना वो रियल एस्टेट है। जमीन होना काफी ज्यादा, 100 कनाल्स, 200 कनाल्स, 300,000 कनाल्स ऑफ लैंड, उनको यू कैन सेट खरीदना फिर उन्हीं को बेचना प्लॉट्स बना के, दैट इज रियल एस्टेट्स। इस टाइम पे अगर एस्टेट्स किसी के पास होते थे, वो होते थे या तो ब्राह्मण्स, या ब्राह्मण्स ही प्रीस्ट्स, या तो वो होते थे या तो होते थे उलेमास, बिकॉज जो यहाँ पे सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी दैट वाज मेजरली कंपोज्ड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये मेजर 2 सेक्शन थे सोसाइटी के, कहां पे? इंडिया में। तो अगर सबसे ज्यादा रेंट फ्री एस्टेट्स मिले थे तो उलेमास और मौलवीज को मिले थे, उतना हिंदूज के प्रीस्ट को भी नहीं मिले थे जितने किनको मिले थे, उलेमास और मौलवीज को मिले थे एस्टेट्स, यानी कि बहुत सारी जमीनें रेंट फ्री, उनको कोई भी रेंट नहीं देनी होती थी उन पे, इट वाज जस्ट अ फ्री लैंड फॉर दी मौलवीज एंड उलेमास। तो उस टाइम पे ब्रिटिश ने खुद इस जमीन को देखने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए एक कमीशन बनाया था, दैट वाज नेम्ड एज इनाम कमीशन। इनाम कमीशन का काम क्या था कि जो इस एस्टेट्स दिए गई है इनको एनालाइज किया जाए। जब उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया, इट वाज अ टाइप ऑफ कोर्ट, यू कैन से दैट इट वाज टाइप ऑफ ए ट्राइब्यूनल। इनाम कमीशन के नाम से जो बनाया था, किसने? खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो वो इसी के लिए था, जो हमने ये रेंट फ्री एस्टेट्स दे रखे इन उलेमास को मिले हैं, मौलवीज को मिले, प्रीस्ट को मिले हैं, तो इस पे आप एनालाइज करो क्या ये सही है या गलत है। तो उस टाइम पे जब इस कमिटी ने एनालाइज किया उस चीज को, तो व्हाट दे डिड, उन्होंने जब वर्डिक्ट दिया तो वो जमीनें वापस ली गई, एस्टेट्स वापस लिए गए, जिसकी वजह से काफी नुकसान हो गया उलेमास और मौलवीज को। मेजर डैमेज वाज कॉज्ड टू द उलेमास एंड मौलवीज। मुस्लिम्स को ज्यादा डैमेज हो गया था इससे, विद द कन्फिस्केशन। कन्फिस्केशन होता है छीनना, वापस लेना, दैट इज कन्फिस्केशन। किसका? रेंट फ्री एस्टेट्स का। तो जब ये 2 सेक्शंस बहुत ज्यादा एंटेगनाइज हो गए, उलेमास एंड मौलवीज, they were very much active into the revolt of 1857। ठीक है, हाँ थे, मैं यही कह रहा हूँ, माइनर थे। पंडित मैंने भाई प्रीस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, प्रीस्ट मैंने पहले ही कहा, इसमें प्रीस्ट भी थे, जो भी जिस रिलीजियस सर्विस देते थे सोसाइटी में उनको मिलती थी एस्टेट्स, रेंट फ्री एस्टेट्स मिलती थी उनको। तो लेकिन मेजरली कौन थे? दीज 2 सेक्शंस। अब समझ के जब ये कन्फिस्केट किया गया बाय ब्रिटिश, इनसे वो जमीनें वापस छीनी गई, तो दैट वाज द रीजन की रिवोल्ट ऑफ 1857 में ये 2 सेक्शंस बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे। अब देखो, अभी खान बहादुर खान, हम आगे देखेंगे, मौलवी अहमदुल्लाह विल बी देयर, हु विल बी वेरी मच एक्टिव इनटू द रिवोल्ट। उसका रीजन बस ये होगा कि उससे क्या छीनी गई है? रेंट फ्री एस्टेट छीना गया उससे। तभी जाके वो एक्टिव थे किसमें? रिवोल्ट ऑफ 1857 में। उससे साथ दे रहे थे सब लोगों का कि हमारे साथ क्या जुल्म हुआ है कि हमारी एस्टेट्स छीनी गई है। दैट वाज आल्सो द इकोनॉमिक रीजन इनके लिए, क्योंकि उलेमास एंड मौलवीज ये इन्हीं जमीनों पे कुछ बनाते थे, एंड दे वर गेनिंग फ्रॉम दोज रेंट फ्री एस्टेट्स। अब समझ, तो अब देखेंगे in the 1850s, government set up a tribunal. Government set up a tribunal to inquire into the Government set up a tribunal to inquire into the title deeds, title deeds. समझते आप क्या होता है? सेल डीड सुना कभी? Ever heard the sale deed? What is sale deed? अगर हम दो आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आई एम गिविंग यू समथिंग, कार, एनीथिंग, यू आर बाइंग अ कार फ्रॉम मी, मैं आपको सेल डीड देता हूँ साइन करके कि हाँ जी मैंने इसको बेची है, इट्स अ प्रूफ। तो इस टाइम पे जो था दैट वाज टाइटल डीड, यानी कि जो ये जमीन है इस पे किसका टाइटल है, ये किसकी जमीन है, तो डीड मिलती थी उस पर। डीड मीन्स एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसपे एक
अथॉरिटी का सिग्नेचर हो। उस टाइम पे अब जो भी अथॉरिटीज थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स, अथॉरिटीज वही थे। आजकल अगर अथॉरिटीज है तो दैट इज कोर्ट। जो सेल डीड आप आज सुनते हो वो कौन देता है? कोर्ट देता है, मैजिस्ट्रेट देता है आपको, ठीक है। मतलब वहीं पे द सिग्नेचर, सील एंड सिग्नेचर ऑफ द कोर्ट करके होता है उसमें। तो इनके पास भी क्या थे? टाइटल डीड्स ऑफ द एस्टेट्स। तो उन्हीं को इंक्वायर करने के लिए कमीशन बनाया किसने? ब्रिटिश ने। अब लिखेंगे आगे, इनटू द टाइटल डीड्स ऑफ द एस्टेट्स, इनटू द टाइटल डीड्स ऑफ द एस्टेट्स, title deeds of the estates of those who had been, estates of those who had been, of those who had been granted, who had been granted rent-free tenures, who had been granted rent-free tenures. रेंट फ्री टेन्योर्स। नेक्स्ट लिखेंगे इसी में, फ्रॉम 1850 टू 1857, फ्रॉम 1850 टू 1857 द इनाम कमीशन, द इनाम कमीशन the Inam Commission pronounced sentences of confiscation of 21,000 rent-free estates, confiscation of 21,000 रेंट फ्री एस्टेट्स। अब देखो 21,000 एस्टेट्स छीनी गई लोगों से। दैट मीन्स इसमें कितना लैंड होगा उसका कोई मतलब वो हिसाब ही नहीं है। यहाँ पे आजकल जो गवर्नमेंट पिछले साल वो ज़मीन निकाल रही थी, कितने लोग एंटेगनाइज हो गए थे, 5-5, 10-10 मल्ले निकल रहे थे ज़मीनों में से। तो रिवोल्ट करने उठे थे कुछ लोग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो सोचो उस टाइम पे 21,000 रेंट फ्री एस्टेट छीनी गई थी, तो ये कितने कनाल्स ऑफ लैंड होते हैं, जो बस नाम ही 21,000 लोगों का था। That was the reason कि उस लोगों को गुस्सा आ गया, and they very much actively played their role into the revolt of 1857. ठीक है, तो आप लिखेंगे नेक्स्ट इसी में, the ones to suffer most, the ones, O-N-E-S, the ones to suffer most were Maulvis and ulemas, the ones to suffer most were Maulvis and ulemas, Maulvis and ulemas who played a very active role, Maulvis and ulemas who played a very active role in the revolt, who played a very active role in the revolt of 1857, active role in the revolt of 1857, in the revolt of 1857. तो हमने दो बैकग्राउंड्स देखे रिवोल्ट के। वन वाज द मिलिट्री बैकग्राउंड जिसमें हमने काफी पॉइंट्स डिस्कस किए, सेकंड वाज द इकोनॉमिक्स। आई एम एंडिंग द क्लास हियर, टुमारो विल डिस्कस अबाउट द सोशो रिलीजियस बैकग्राउंड। आज क्लास 3 बजे तक थी या 3:30 तक? 3:30 तक, 5 मिनट ब्रेक चाहिए। चलो फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है। वी विल फिनिश दिस टॉपिक। अब हमारा एक और जो बैकग्राउंड है रिवोल्ट का, दैट इज सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। एक छोटा सा टॉपिक है ये, उसके बाद हम कल शुरू करेंगे द कोर्स ऑफ रिवोल्ट। रिवोल्ट कैसे शुरू हो गया, कहाँ से गए, कैसे पूरा कोर्स चला वॉर का, ठीक है।
नेक्स्ट जो कॉजेज थे वो क्या थे, सोशो रिलीजियस। हमने दो सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी देखे, एक तो इंडियन आर्मी जो इंक्लूडेड थी किसमें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो भी क्या गुस्से में थे। सेकंड में देखा कौन, इंडियन बिजनेसमैन, चाहे वो ट्रेडर्स थे, चाहे वो पेजेंट्स थे, चाहे वो जमींदार थे, चाहे वो रेंट फ्री एस्टेट्स वाले लोग थे, एवरी वन वॉज इन एंगर अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। थर्ड इज द सोशो रिलीजियस कॉज। सोशो मतलब कि लोग जो कॉमन पीपल थे वो भी नाराजी थे ब्रिटिश से, वो भी काफी गुस्से में थे अगेंस्ट दी ब्रिटिश।
वो क्यों थे ऐसे? क्योंकि ब्रिटिश जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने शुरू किया था इंटरवीन करना इनटू द सोशल अफेयर्स एज वेल एज द रिलीजियस अफेयर्स. सबसे पहले व्हाट दे डिड, दे अबॉलिश्ड सती. हाँ जी, क्या था सती? बताओ. वाइफ को हस्बैंड की नहीं, हस्बैंड की. तो जब हस्बैंड की डेथ होती थी, वाइफ यूज्ड टू, वो भी अपने आप को क्रिमेट करती थी उसी बॉडी के साथ. दैट वाज द सती प्रथा. तो सबसे पहले ये बैन की किसने? ब्रिटिश ने. तो व्हेन दे इंटरवीन्ड इन दिस थिंग, तो हिंदू सोसाइटी क्या थी, वो एंटेगनाइज होगी अगेंस्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. सेकेंड थिंग विच दे इंट्रोड्यूस, दैट वाज विडो रिमैरिज. एक तो ये कि वो खुद को जलाते नहीं थे आप, उसके बाद वो दूसरी शादी भी करते थे. तो ये और गुस्सा बिल्ड हो रहा था इन दी जनरल पॉपुलेशन या इन दी कॉमन पॉपुलेशन जो उस टाइम पे थी, उनमें गुस्सा, एंगर बिल्ड हो रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. थर्ड थिंग व्हाट वाज देयर, दैट वाज रेजिंग द एज ऑफ मैरिज. उस टाइम पे चाहे हिंदूज थे या मुस्लिम्स थे, they were very much prevalent, it was prevalent that child marriage was being practiced in the society. चाहे वो हिंदूज थे या मुस्लिम्स थे. हिंदूज करते थे पॉलिटिकल रीजंस के लिए, ठीक है, जो भी राजा होते थे उस टाइम के, किंग्स होते थे, वो भी करते थे चाइल्ड मैरिज. एंड जो कॉमन दिस पब्लिक थी, दे आल्सो यूज्ड टू गो फॉर द चाइल्ड मैरिज. और मुस्लिम्स का तो वहां से अभी तक अभी भी ऐसा ही कुछ आइडियोलॉजी यही है, और मजहब भी कहता है दैट आफ्टर 12 यू कैन गेट योर दिस गर्ल मैरिड ऑफ. ठीक है, तो उस टाइम पे दे वर वेरी मच यू कैन से प्रैक्टिसिंग चाइल्ड मैरिज. तो इस चाइल्ड मैरिज पे भी जो है उस टाइम पे बैन लगाई गई थी और रेज की थी एज ऑफ द मैरिज उस टाइम पे. दैट आल्सो लेड टू दैट एंगर इनटू द पीपल व्हिच वाज वेरी मच स्ट्रॉन्ग सोशल रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857. इससे सोसाइटी भी नाराज हो रही थी और जो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, अब इनको लगता था, अब देखो रेजिंग द एज ऑफ मैरिज अगर आज भी हमें बोलेंगे तो हमें ये लगेगा हमारे मजहब के साथ छेड़ा जाता है. तो उस टाइम में भी उनको लगा था या दिस, ये सारी जो है दीज विद दी प्रैक्टिसेस ऑफ हिंदू रिलीजन. तो दे थॉट एक तो सोसाइटी को भी डिस्टर्ब कर रही है, ऊपर से हमारे मजहब को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं. दे आर इंटरवीनिंग इनटू द सोसाइटी एज वेल एज रिलीजन. इसकी वजह से जो सब सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी है, चाहे वो मुस्लिम लोग थे, कॉमन पब्लिक, या हिंदूज थे, या क्रिश्चियंस थे, या जैन्स थे, जो भी यहाँ पे सेक्शन था, एवरी वन वॉज बिकमिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. समझ गया? विच लेड टू द रिवोल्ट. लिखेंगे आप इसमें द ब्रिटिश पॉलिसी. The British policy of social reforms, the British policy of social reforms was identified as an intervention, was identified as an intervention, was identified as an intervention into many customs, and religious practices, many customs and religious practices of Indians. For example, they abolished sati. For example, they abolished sati, introduced resolution regarding widow remarriage, introduced resolution regarding widow remarriage, and raised the age of marriage, which was equally disliked by all the sections of
में all the sections of Indian society. All the sections of Indian society. और ब्रिटिश कर क्या रही थी? They were just openly saying that जो भी रिचुअल्स है, चाहे वो हिंदूज के हो चाहे वो मुस्लिम्स के हो, इंडिया में ये जो रिचुअल्स है, they don't respect these rituals. First of all, Britishers don't ever respected the rituals of Hindus and Muslims. In fact, वो this rituals को क्या गाली देते थे इनको? They used to abuse the rituals of Hindus and Muslims. In fact, they used to say that these rituals are barbaric. Barbaric मतलब जिनसे जुल्म होता है. अब उस टाइम पे it was a type of जुल्म that जो this विडोज होती थी उनको सती प्रथा अपनानी पड़ती थी. That was a barbaric act. So they were actually, you can say that, justified on these things. अगर this British इनको barbaric acts कहते थे. बट फिर जनरली ये क्या करते थे, जो भी रिचुअल्स थे चाहे वो हिंदूज के मुस्लिम्स, जनरली सबको बारबरिक बोलते थे. इट वाज जस्ट कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज में रिफॉर्म्स की जरूरत थी, जो फिर खुद इंडियंस ने लाए. हम आगे देखेंगे जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स है वो खुद इंडियंस ने कैसे इंट्रोड्यूस किया और कैसे यहाँ पे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को यू कैन से दैट अपग्रेड किया यहाँ पे लोगों को. बट ये क्या कर रहे थे, दे ओनली यूज्ड टू मॉक द रिचुअल्स ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स. तो जो लोगों को यहाँ पसंद नहीं आ रहा था, इनफैक्ट अगर हमारे यहाँ पे आके हमारी मजहब को कोई गाली देगा और हमारे कल्चर को गाली देगा, वी विल नॉट फील गुड. पीपल विल बीट दैट पर्सन. अगर किसी बाहर वाले पर्सन ने यहाँ पे कुछ ऐसा किया, मजहब और कल्चर को गालियां अगर दी, तो सेम इनके साथ ऐसा हो रहा था. ब्रिटिश यहाँ पे दे वर टर्मिंग दीज रिचुअल्स एज दी बारबेरिक and they were badly abusing the rituals of Hindus and Muslims, which are also the reason you can say that it hurted the sentiments of the society at that point of time. और साथ साथ जब ये हरकतें हो रही थी, जो हमने देखा था 1813 एक्ट में, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, यहाँ पे अलाउ किए गए थे क्रिश्चियन मिशनरीज अंडर लाइसेंस, तो उनके खिलाफ भी एक हेट्रेड फीलिंग पैदा होगी इनटू द कॉमन पब्लिक ऑफ इंडिया, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. तो जो वो मिशनरी एक्टिविटीज थी, तो उनको लग रहा था जो है इनका प्लान है, दे आर प्लानिंग टू कन्वर्ट ऑल ऑफ द सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इनटू द क्रिश्चियनिटी. तो उनको ये सब हरकतें जो है सही नहीं लग रही थी ब्रिटिश की. इनफैक्ट इनके अंदर फीलिंग्स क्रिएट होगी दैट जो हमें ये बताते रहते हैं मिशनरीज यहाँ पे क्रिश्चियंस के, दे आर जस्ट ट्राइंग टू कन्वर्ट ऑल ऑफ द पीपल हियर. ये किसी भी सेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते हैं. और शुरू कैसे किया था ब्रिटिश ने? बाय गोइंग टू द फ्रिंज एरियाज. जब शुरू में ब्रिटिश यहाँ पे आया था, वो सिटीज में अटैक नहीं कर रहे थे. The missionary attack, it was on the fringe areas, tribals में जाना, low caste लोगों में जाना. उनको बहलाना बहुत आसान था, क्योंकि ना तो ट्राइबल्स ना तो लो कास्ट को इंडिया मेनलैंड जो लोग मानते थे अपना हिस्सा, तो उनको वैसे भी लगता था हमारे साथ जुल्म वैसे ही हो रहा है. सो इट्स बेटर टू कन्वर्ट इनटू दी क्रिश्चियनिटी, जहां पे पैसा भी मिल रहा है, जहां पे इज्जत भी मिल रही है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले ने यहाँ पे मजहब चेंज किया ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेशन, तो बाकी लोगों की क्या ही बात थी. द बी आर अम्बेडकर converted to Buddhism, not Christianity. और वो भी इसने एक नया फॉर्म क्रिएट किया था, दैट वाज नियो बुद्धिज्म और नवायाना. ठीक है, वन इज हिनायाना द ओल्डर वन, महायाना लिबरल वन. नवायाना वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बी आर अम्बेडकर एंड हिज फॉलोअर्स. तो अगर उस टाइम के मिनिस्टर्स उस डिस्क्रिमिनेशन में थे, तो सोचो लोग जो थे ब्रिटिश में, उनके साथ क्या हो रहा होता उस टाइम पे, जो ये लो कास्ट के लोग थे एंड जो ट्राइबल्स थे. आप आजकल देखोगे मेजॉरिटी ऑफ ट्राइबल्स एंड लो कास्ट पीपल आर द क्रिश्चियंस. ये तभी हो गया है जब उन्होंने टारगेट किया कि इनको इन्हीं एरियाज को, दिस ब्रिटिश मिशनरीज. तो ये सब हरकतें भी आप जो कॉमन पब्लिक थी उनको सही नहीं लग रही थी, तो दे वर गोइंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हिच लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857. इनफैक्ट एक और एक्ट लाया था ब्रिटिश ने, दैट वाज रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट. 1850 में इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश ने. ये एक्ट क्या था उस टाइम पे, अगर कोई इंडियन गर्ल क्रिश्चियनिटी में शादी करती कहीं पे भी, सो शी वाज नॉट गेटिंग द प्रॉपर्टी एंड द क्लेम्स ऑफ हर फादर. जैसे कश्मीरी में था अप टू द 2019, इफ एनी कश्मीरी गर्ल इज मैरिंग आउटसाइड द स्टेट विद अ नॉन मुस्लिम, वो प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाती है. बट थी, अभी नहीं थी, 2019 तक, तो वो क्लेम नहीं कर सकती थी फिर अपने फादर की प्रॉपर्टी या किसी भी राइट के लिए. लेकिन व्हाट हैपेंड, जब दिस इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीटली, दैट स्पेशल स्टेटस वाज विथड्रॉन, तो ये सब लॉज एंड एक्ट्स जो है खत्म हो गए यहाँ पे. उस टाइम पे सेम ब्रिटिश ने इंडिया के साथ किया है, जो भी इंडियन लड़की हिंदू, एंड इट वाज स्पेशली फॉर हिंदूज, द हिंदू गर्ल्स, ऐसा ही उनके साथ था तब कि अगर हमारी बेटी ने किसी क्रिश्चियन से शादी की या बाहर जाके शादी की, तो शी कुड नॉट क्लेम द राइट्स ऑफ हर फादर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर.
तो उस चीज के लिए क्या लाया था, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट किसने, ब्रिटिश ने, कहा अगर ऐसा होता भी, अगर कोई लड़की, इंडियन लड़की शादी करती है विद क्रिश्चियन, तो उसको बराबर अपने हक दिए जाएंगे, जो उसके राइट्स है, बर्थ राइट्स है, जो भी उसको बाप की प्रॉपर्टी मिलेगी उसको बराबर उतनी मिलेगी जितना पहले था, जितना वो एज अ नॉर्मल अगर यहां पे शादी कर रही है इन द सेम सोसाइटी, जब जितना तब मिल सकता है उतना इसके बाद भी मिल सकता है। सो इस एक्ट से अब लोगों को लगा कि ये हमारा मजहब जो है ये अब लोगों को एनकरेज कर रहे हैं, अब हमारी लड़कियों में डर नहीं रहेगा कि हमारा जो एक वो बाप का नाम मिला था वो खत्म होगा, जब उनके साथ ये प्रोविजंस चलेंगे तो वो इजीली बाहर शादी कर पाएंगे। इसीलिए यू कैन सी दैट फ्रॉम लास्ट 3 years द केसेस ऑफ द मैरिंग आउटसाइड द स्टेट, दीज आर ऑन द राइज। ठीक है, क्योंकि जो आप कह रहे थे कि आपको फिर एक हक नहीं मिलेगा यहाँ पे, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं होगी, तब तक ये भी था कि बाप ने जो नाम दिया है शायद ये फिर नहीं मिलेगा, अपने वापस यहाँ पे कश्मीर में ही नहीं आ पाऊंगे मैं कभी, तो वो डर भाग यहाँ पे लोगों में। मैं फिर से कह रहा हूँ, लास्ट टाइम भी कहा था मैंने कि ये तो कुछ केसेस हमारे सामने आते हैं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ केसेस जो ऐसे चलते रहते हैं, जब लड़कियां यहाँ से बाहर जाके दे आर जस्ट मैरिंग देयर विद द नॉन मुस्लिम्स देयर एंड दे आर सेटलिंग देयर। हंड्रेड्स ऑफ केसेस आर देयर फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 years, especially from 2019 these cases are on the rise। तो सेम तब ब्रिटिश ने किया था किसके साथ, इंडिया के साथ, दैट वाज रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, जिसने बस इतना लिखा था कि कोई भी लड़की अगर कहीं बाहर भी शादी करती है शी विल बी गिवन कंप्लीट राइट्स ऑफ द फादर्स प्रॉपर्टी एज वेल एज द नेम ऑफ द फादर, दैट वाज दिस एक्ट। इससे भी लोगों को लगा कि डर लगा, फीलिंग होगी डर की स्टार्ट की, हमको कन्वर्ट करने के उस फिराक में है, तो इसीलिए ये सभी एक्ट्स लाते हैं ताकि हमारी बेटियां इजीली कहीं भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। समझ का, तो लिखेंगे नेक्स्ट पढ़ना देखेंगे। मोर ओवर द मिशनरी एक्टिविटीज ऑफ proselytization, PROSelytization invoked the feelings of Indians, Next देखिए, British openly disregarded Hindu and Muslim rituals. And called them barbaric. And bigots, BIGOTS. Barbaric and bigots. Next देखिए, in 1850 introduction of Religious Disability Act. In 1850 introduction of Religious Disability Act, which modified many Hindu customs, led to the growth of fear, that Britishers are trying to convert Hindus. तो ये सब थे सोशो रिलीजियस कॉजेस, किसके लिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए। सो आई लेफ्ट विद द पॉलिटिकल रीजंस। उसमें बस रीजन जो है, दो पॉलिसीज थी ब्रिटिश की, वन वाज सब्सिडरी अलायंस, सेकंड वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये दोनों पॉलिसीज क्या थी, पॉलिटिकल एनेक्सेशन ऑफ इंडिया के लिए। हमने देखा सब्सिडरी अलायंस में कैसे एनेक्स कर रहे थे एरियाज को। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिंपली क्या था कि जिस भी किंग का एक लेयर हेयर अपना बेटा नहीं था, लीगल हेयर नहीं था,
ठीक है, तो उसका किंगडम कन्फिस्केट हो जाएगा, वो आएगा ब्रिटिश के अंडर। दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो उसमें आप देखेंगे जो झांसी की रानी थी, ठीक है, उसका जो रीजन था टू बी इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, दैट वाज द सेम रीजन कि उस टाइम पे शी वाज नॉट हैविंग द लीगल हेयर, उसका अपना बेटा नहीं था, गोद लिया हुआ बेटा था, और ब्रिटिश ने सीधे बोला था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, अगर आप किसी को गोद भी लेते हो, ठीक है, आप यू आर अडॉप्टिंग सम पर्सन एज अ सन, ही कांट क्लेम द किंगशिप, ही कांट क्लेम द थ्रोन, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो हम ये कल फिर से देखेंगे सब्सिडियरी अलायंस एज वेल एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो कल हम देखेंगे पॉलिटिकल रीजंस। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे इन टुमारोज क्लास।